उन प्रस्तुत है कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है कि आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट द्वारा किया गया 1 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन, जनरल जोरावर सिंह जी के शहादत दिवस पर किया गया एक कार्यक्रम का आयोजन, डोगरा सदर सभा JNK की पत्रकार वार्ता, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने अपनी मांगों को रखा सरकार के समक्ष, और श्रोताओं हिंदी नाटक संग्रह की एक पुस्तक का हुआ विमोचन। पर सबसे पहले अपनी बात। डेमोक्रेसी की एक खास पहचान होती है, एक पैमाना होता है। समय पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों द्वारा विधायिका का निर्माण और लोकतांत्रिक सरकार का गठन। एक और खास पहचान होती है कि तमाम योग्य मतदाताओं के नाम सूचीबद्ध हों और सभी को अपनी इच्छा अनुसार वोट देने का मौका मिले। हमारे देश में ये सारा कामकाज संवैधानिक संस्था भारतीय चुनाव आयोग के प्रबंधन और निगरानी में होता है। आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने से पहले मतदाता सूचियों की जरूरत थी, लिहाजा आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए थे। अब मतदाता सूचियों में नए नाम जोड़ने या नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संशोधित मतदाता सूचियां प्रकाशित की जा चुकी हैं। इसलिए अब प्रदेश में विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ हो चुका है और बहुत जल्दी चुनाव भी हो जाएंगे और लोगों को अपनी वोट से चुनी गई सरकार मिल जाएगी। गौरतलब है कि नए परिसीम के अनुसार प्रदेश में कुल 90 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें 47 सीटें कश्मीर डिवीजन की हैं और 43 जम्मू संभाग की। अंतिम सूची के अनुसार 11 लाख से अधिक नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं और 3.5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। अब कुल मतदाता 83,59,771 हैं, जिनमें 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 3,01,961 है। अगरचे सूचियों में अंतिम संशोधन हो चुका है, ताहम ऐसे मतदाता जिनके नाम पंजीकृत नहीं हुए हैं और वो 1 अक्टूबर 2022 और 1 जनवरी 2023 के बीच 18 साल के हो चुके हैं या हो रहे हैं, अपना नाम मतदाता सूचियों के लिए अपने BLO के माध्यम से या ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। मतलब साफ है, नए जम्मू कश्मीर में विधानसभा के लिए अब पहले चुनावों की प्रस्तावना पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अब फैसला भारतीय चुनाव आयोग को लेना है कि चुनाव कब करवाए जाएं। हाँ, इसमें चुनाव आयोग को प्रदेश के मौसमी हालात और अमन शांति की स्थितियों को ध्यान में रखने की जरूरत जरूर होगी। दूसरी बात ये है कि प्रजातंत्र में सियासी पार्टियों की भी अहम भूमिका होती है और सियासी दलों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही बहुमत के आधार पर सरकार का गठन करते हैं। लिहाजा तमाम सियासी दलों के ऊपर भी अहम जिम्मेदारी बनती है कि वो चुनावों को यथाशीघ्र सकारात्मक सहयोग से संपन्न करवाने का प्रयास करें, ताकि प्रदेश में पूर्ण लोकतंत्र की बगिया गुलो गुलजार हो जाए। श्रोताओं, जनरल जोरावर सिंह जी के शहादत दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि थे। जनरल जोरावर सिंह जी को याद करते हुए उन्होंने अपने विचार यूं रखे। मैं भारत के महानतम मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट एवं योद्धा जनरल जोरावर सिंह जी की पुण्य स्मृति पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें सत नमन करता हूं। 12 दिसंबर को तिब्बत में लड़ते हुए जनरल जोरावर सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। मुझे लगता है कि देश उन्हें अखंड भारत के उस महान योद्धा के रूप में देखता है जो अनेक पीढ़ियों के लिए अपनी वीरता, मिलिट्री स्ट्रेटेजी एवं थिंकिंग से प्रेरणा, नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मैं ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो भारतवर्ष के आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान के प्रतीक जनरल जोरावर सिंह जी की स्मृति और उनके जीवन कर्तव्यों को जनमानस में पहुंचाने का कार्य कर रहा है। मित्रों, मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पहली बार वहीं मैंने इनका नाम सुना था और हिंदू विश्वविद्यालय से जो संबंध है वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ एक बड़ा पुराना म्यूजियम है, भारत कला भवन।
जनरल जोरावर सिंह जी की पेंटिंग का एक स्क्रोल जिसमें 11 पेंटिंग प्लेट्स हैं, वहाँ भारत कला भवन में रखा गया है और वहाँ के संग्रहालय के लोगों का कहना है कि शायद यह एकमात्र सुरक्षित स्क्रोल है जो जनरल जोरावर सिंह जी के सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालता है। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, वीरता, कर्मठता एवं कुशल सैन्य संगठन की शक्ति के बल पर बड़ी बड़ी ताकतवर सेनाओं एवं अत्यंत विपरीत परिस्थितियों पर उन्होंने जिस प्रकार से विजय प्राप्त की, उसकी कुछ झलकियां उस पेंटिंग में दिखती हैं। जनरल जोरावर सिंह जी का जीवन मुझे लगता है कि सशक्त भारत के सपनों का एक प्रतीक है। महाराजा गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में डोगरा साम्राज्य के विस्तार और अखंड भारत के सिंहनाद को रण क्षेत्र में मूर्त रूप देने में जनरल जोरावर सिंह जी का अप्रतिम योगदान रहा है। 1834 से लेकर 1841 के दौर में मुझे लगता है कि जितने भी महान व्यक्तित्वों ने हमारे देश को मजबूत करने में योगदान दिया, उसमें जनरल जोरावर सिंह जी का नाम सर्वोच्च प्राथमिकता में लिया जाएगा। इस दौरान लद्दाख, बाल्टिस्तान के अनेक सैन्य अभियान उनकी उत्तम सूझबूझ और दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रमाण के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। मैं उन्हें शौर्य, अनुशासन और कर्तव्य परायणता का प्रतिबिंब मानता हूं, जिन्होंने दुनिया के सामने ये प्रमाणित किया कि वीरों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है और मां भारती की श्रद्धा में अनंत संभावनाएं भी निहित हैं। जनरल जोरावर सिंह जी जैसे महान व्यक्तित्वों के कार्यों और जीवन मूल्यों के बारे में नागरिकों और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को अधिक से अधिक जानने की आवश्यकता है, बताए जाने की आवश्यकता है। सभी नागरिकों को उस शक्ति का संदेश याद रखना और समझना होगा जिसका आधुनिक भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि आज भारतवर्ष की एकता, अखंडता की रक्षा करना सभी नागरिकों का भी दायित्व है, उनका धर्म भी है और इसी कर्तव्य का पालन करके जनरल जोरावर सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। कौशल विकास के संदर्भ में डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट द्वारा 1 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप के बारे में विस्तार से बताते हुए J&K ITI एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष नजीर अहमद मौलवी ने बताया, जम्मू कश्मीर के यूथ को कैसे स्किल अप किया जाए, कैसे इनको जो है स्किल इन्हांस किया जाए, इस बारे में वर्कशॉप हुई जिसको इनॉग्रेट किया। और ये बड़ी खुशखबरी है जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कि उनको डोर स्टेप पे बहुत सारा फैसिलिटेट किया जा रहा है। उनके लिए जो कोर्सेज हैं, जो पॉपुलर कोर्सेज हैं, वो लाए जा रहे हैं कि FCI में यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो होटल मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है या 5 स्टार होटल में जो बच्चे ऑब्जर्व होने हैं, उनके लिए यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। तो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस वक्त बहुत सारे इनिशिएटिव्स यूथ के लिए ला रहा है और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है इस वक्त LG एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी पूरी टीम और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे मिशन डायरेक्टर कि जिन्होंने मिशन मोड में इस पे काम किया है और जम्मू कश्मीर यूथ के लिए ये बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉयर बहुत बड़ी बात है कि जब हमारे बच्चे एम्प्लॉयर बनेंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो जॉब क्रिएशन करेंगे, वो खुद जॉब क्रिएट करेंगे। और इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस जो डिपार्टमेंट का है वो ये है कि क्वालिटी ट्रेनिंग कैसे दी जाए कि हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे ही नहीं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ग्लोबली जो है वो जॉब एबल हो सके, वो उनको वहाँ पे जो है वो जॉब मिल सके ताकि हमारे यहाँ की इकोनॉमी भी ग्रो हो जाए, हमारे बच्चे जो अनएम्प्लॉयड है वो एम्प्लॉय भी जनरेट कर सकें और क्वालिटी ट्रेनिंग लेके वो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकें। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने बताया, आज का जो विषय जो है 80,000 जो बैक टू विलेज 4 में आइडेंटिफाई हुए थे युवा जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको स्किलिंग करनी है। अब उसको हमारे पास इंडस्ट्री आ रही है, 50-60 करोड़ का निवेश हो रहा है, उसमें 30-35,000 करोड़ का ऑफर आया भी है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, जिससे इन एडिशन टू 20,000 MSME जो हमारे पास है, उसमें क्या किस तरह की स्किल जरूरत है, स्किल गैप क्या है। हमने यूनिसेफ को कमीशन किया था, यूनिसेफ ने आज अपनी रिपोर्ट को शेयर की है यहाँ पे कि भाई क्या स्किल गैप है, हमारा एस्पिरेशंस क्या है यूथ के और किस तरह का हमें स्किल चाहिए उनके लिए। हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स भी हैं, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरीज, फ्लोरिकल्चर, फॉरेस्ट्री वगैरह और भी सेक्टर्स हैं। प्रॉपर इंडस्ट्रीज हैं, MSME के सेक्टर है यहाँ पे, उसमें क्या जॉब रोल आ रहे हैं, क्या मिल रहा है। हमने एक नेशनल स्किल का क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत रहते हुए सेक्टर स्किल काउंसिल बनी है, कोई 17 काउंसिल 2014 में। वो जेमल एंड ज्वेलरी भी अलग है, फूड बेवरेज भी अलग है, हैंडीक्राफ्ट भी अलग है, इस तरह की काउंसिल्स हैं। उनसे भी हमारा रब्ता
मिलता है और हम कोशिश कर रहे हैं उन्होंने 500 स्किल पूरे देश के लिए आइडेंटिफाई किए थे, उसमें से 200-250 स्किल्स हमने उठा के लिए हैं। उसके ऊपर हमने बच्चों को चॉइसेस दिए हैं, तो इसको फर्दर हम फाइन ट्यून कर रहे हैं किस स्किल में, किस सेक्टर में कितने बच्चों को संभावना है जॉब्स मिलने के। ओवरऑल संभावना ये है हर साल अगले 3 साल में 50,000 जॉब्स हर साल मिलेंगे इंडस्ट्री सेक्टर में। इंडस्ट्री सेटअप होती है तो इमीडिएट शायद उसमें टाइम लगता है इन्वेस्टमेंट करने में, लेकिन हमारे बच्चों को अरेंज करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी है बच्चे को। बाहर का कारीगर आके यहाँ पे अगर 10-15 लाख कारीगर आता है, रियल एस्टेट सेक्टर में काम करता है, तो दूसरे सेक्टर में भी आ रहे हैं। हमारे बच्चों को भी ये करना है, अगर वो लोकलिटी में काम करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, उनको भी वो वर्क कल्चर देना है और काउंसलिंग भी करनी है उनको, उनके पेरेंट्स को, उनको क्या चाहिए। इसमें कुछ बच्चे वो होंगे 50% जो खुद अपना काम धंधा करें, कुछ ऐसे हैं जो रेगुलर जॉब चाहिए ऑर्गेनाइज, तो जो अपना काम करेंगे उनके लिए स्टार्टअप्स इंक्यूबेटर की बात हुई है, उसमें IIT IIM को भी हम जोड़ रहे हैं और हमारे पॉलिटेक्निक ITI को। जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको क्या अपेक्षा है इंडस्ट्रीज की, उस हिसाब से हम उनको स्किलिंग करेंगे। इसके लिए एक फ्रेमवर्क है, स्किलिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि सिलेबस से एक्रेडिटेशन और सेक्टर स्किल काउंसिल करेंगे। इसके अलावा जो ऑनगोइंग स्कीम्स है जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, उसमें बैंक फाइनेंस भी होता है, बहुत अच्छी स्कीम है। इसी तरह से और भी स्कीम्स है, बैंकर्स को बताया गया है कि भाई सेचुरेट करिए। यूथ मिशन को भी टास्क दिया गया है, उसमें कोई 200 करोड़ का भी उनको बजट है इस साल। हिमायत में भी बजट है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में भी है, वो तो वर्किंग वुमेन के लिए है, बेसिक लेवल पे है। हम उनको मतलब उनके लाइवलीहुड में इनकम लेवल बढ़ाते हैं। वेरियस लेवल पे हम काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री के रेलिवेंट कोर्सेज के अगले 4-5 साल में क्या क्या जॉब्स आने वाले हैं। जैसे हमारे पास रेलवेज अब आ रहा है, तो आप घाटी को कनेक्ट कर रहे हैं रेलवे से, इस तरह से टनल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं और ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उस एरिया में जॉब्स आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जब ये कनेक्टिविटी होगी तो हमारा प्रोड्यूस होगा। जैसे एग्रीकल्चर में देखें, हार्टिकल्चर में 20-21 लाख टन का जो आपका सेब है कश्मीर घाटी में होता है, उसको प्रोसेसिंग करना है, मार्केटिंग करना है, वैल्यू एडिशन करना है। जैसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, पेपर ट्रेज बनाने पड़ेंगे। इसी तरह से दूसरे एरियाज है, सेफरन है, निश एरियाज हैं, यहाँ पे आरसपुरा में जो बासमती का एरिया है, यहाँ पे हमने डेयरी सेक्टर में हमने शुरू किया था स्कीम में, जो डेयरी यूनिट से आए हैं, तो एक डेयरी मिशन बनाया है। उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे, तो उसमें क्या पैकेजिंग करना है, कैसे कंज्यूमर तक पहुंचना, तो वो मार्केटिंग आप कर सकते हैं, उसमें जॉब्स मिल सकते हैं। टूरिज्म और फूड एंड बेवरेज सेक्टर में इसमें बहुत जॉब्स आने वाले हैं। 1-1.5 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल भी कश्मीर में आया था, विंटर में भी अभी आ रहे हैं। वहाँ पे अगर 5 स्टार होटल बनते हैं तो उसमें लगभग 1000 बच्चों की जॉब लग जाती है। या फूड बेवरेज में आपने रेस्टोरेंट बनाया, उसमें जॉब है। अगर आप देखें नेशनल हाईवे अगर 4 लेन आपने की, जगह जगह रेस्टोरेंट्स ये आ रहे हैं। इस एरिया में अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। अपॉर्चुनिटी के साथ बाहर के लोग भी आके यहाँ के जॉब्स ले लेंगे। अगर वो 25-30% वो भी आ जाए या 40-50%, बाकी यहाँ के लोगों को भी जॉब्स मिलेंगे। उसके लिए उनको अरेंज करना है, ट्रेन करना है, काउंसिल करना है और स्किल गैप्स को स्टडी करके उसी हिसाब से उनको स्किल कोर्सेज देने हैं। कुछ वो अपने गाँव में अंदर ही कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर सकते हैं, डीसी करवा सकते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे 15-20 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, जो डीसी के पास होते हैं, कुछ प्रोविंशियल लेवल पे होंगी, जैसे वर्कशॉप होंगी, काउंसलिंग होगी, हम प्रोविंशियल लेवल पे करेंगे। कुछ इसमें मीडिया का भी बड़ा हम लोग शुक्रगुजार है, वो ये बात वो पहुँचाए उन तक कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे रेगुलर डिग्रीज मिलती है और NEP जो 2020 है उसके हिसाब से आप बीच में छोड़ के स्किलिंग कर सकते हैं। PMKY3 में हमने 3 लाख बच्चे स्किल सेंटर स्किल NSDC वालों ने किए। जैसे 2 एम्स बन रहे हैं, 10 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज बहुत सारे बने हैं, इनमें काफ़ी जॉब्स हैं हमारे पास। जैसे MLT कोर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हम ऑफर करते हैं। तो इस तरह से हमें अपने को, जैसे ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हमें इंडस्ट्री के लिए वर्कर बनाने। हमें कॉलेज और स्कूल में खाली डिग्रियाँ डिप्लोमे देके उसके बाद बेरोजगार नहीं क्रिएट करने, उनको रोजगार से जोड़ना है। उसके बाद उनकी चॉइसेस है, बाद में डिग्री भी ले सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, हायर एस्पिरेशन कर सकते हैं। इस तरह की वर्कशॉप करते रहेंगे। और आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी एड्रेस किया है, LG साहब से भी इसमें जो हमें डायरेक्शन मिले हैं आगे उनकी इसमें गाइडेंस में हम देखेंगे आगे की तरफ। यूटी में एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। हर तरह का युवा को मौका मिल रहा है, यूथ को, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। और आप देखिए पंचायतें हैं, पंचायतें को भी हमने जोड़ा हुआ है। हर एक पंचायत में उनको पता है कौन सा युवा है और क्या उनके एक्सप्रेशन से क्या कर सकते हैं। हमारे बच्चे सक्षम हों और वो अच्छी तरह से अपने स्किल ट्रेनिंग्स ले लें। उसके बाद अगर कोई कमी पेशी रहेगी, एड ऑन ट्रेनिंग्स ले लें। उसके साथ साथ वो आगे जाके अपना बेहतर भविष्य का अपने निर्माण कर सकें। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष RK कलसोत्रा ने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा कि हमारे जो एम्प्लॉइज भाई हैं, जबकि पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हो चुकी है रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए, लगातार जब भी हम LG साहब जो पहले रहे हैं, जब भी हम उनसे मिले, उन्होंने यही कहा कि आपका रिजर्वेशन प्रमोशन एक अधिकार है, भारतवर्ष में मिल रहा है, यूनियन टेरिटरी में क्यों नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ 1 लाख का बैकलॉग पड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर
और हमने बार बार निवेदन किया है एलजी साहब से मिलकर, पर्सनली भी मीटिंग्स में चीफ सेक्रेटरी साहब को भी अप्राइज करवाया है कि हमारे अधिक क्लॉज दिया जाए। इसके साथ साथ जो मंडल कमीशन है वो 2 था पहले, अब इन सरकार ने 4 किया। इनका तो धन्यवाद करते हैं, लेकिन हमारा 27% हिस्सा है, तो बार बार गुजारिश करते हैं कि 27% जो है वो लागू किया जाए। नॉन प्लान और प्लान की जो स्कीमें हैं उस पर भी हमने कई बार कहा है कि अंदेशी की जाए। जितना परसेंटेज के हिसाब से हमारा शेयर बनता है वो हमें जो है दिया जाए। लिहाजा हमें आशा है कि एलजी साहब जो हैं इसकी तरफ ध्यान देंगे और जिनके अधिकार बनते हैं एटलीस्ट उनके अधिकार तो मिलने चाहिए। 2 रोज पहले डोगरा सदर सभा JNK के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने डोगरा भवन जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब जब कोई जम्मू कश्मीर पर काले बादल मंडराए हैं, हमारे बुजुर्ग बिला लिहाज मज़ो मिलत, बिला लिहाज जात पात इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होकर इस गुलदस्ते को बनाए रखा है। डोगरा सदर सभा ने फिर से ये देखते हुए कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हरबे पाकिस्तान ने क्या इस्तेमाल किए, एंटी नेशनल फोर्सेस उभरी, और उन सब को देखते हुए जिसका साया जम्मू पर भी पड़ रहा था, इस डुग्गर प्रदेश के अंदर भाईचारा बना रहे, ये बाशूर लोगों ने इकट्ठे होकर यहाँ फैसला किया और मैदान में निकले और यहाँ के भाईचारे पर आंच नहीं आने दी। हम कहते रहे कि आपके जो बच्चे आज जंगलों में जो पाकिस्तान के हाथ चढ़ गए हैं, आखिर क्या उनकी लाइफ है, कितनी देर रहेंगे। हर घर में रोना था। डोगरा सदर सभा ने एक जो मुहिम शुरू की थी 1994 में, उसका नाम रखा प्यामे इंसानियत, मानवता का संदेश, मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर्स सारे मजहबों के आकर बताते थे कि मजहब कोई नहीं सिखाता ये चीज इंसानियत के खिलाफ, इंसानियत की बात करते हैं तो हमें सिखाते रहे, उसका असर होता है। उसी को आगे चलाते हुए आप जानते हैं सब 8 दिसंबर को टीचर भवन गांधीनगर में जो हमारी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस हुई, किस तरीके से लोग आए, किस तरीके से पूरा इंटेलिजेंसिया, पूरे हर मजहब के हर जाति के लोग उस भवन के अंदर जगह नहीं थी। हम माफी मांगनी पड़ी हमें उनसे, लेकिन लोग का इकट्ठे होकर इस मशाल को देखने के लिए आगे, चाहे वो पुंछ था, रजौरी था, डोडा था, कठुआ था, उधमपुर था, सब जिलों से कि भाई ये एक मशाल जगी है। अब आज के सामने हम ये अनाउंस कर रहे हैं, एक तो अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आओ इस गुलदस्ते को, इस इकट्ठ को हम बनाए रखें, आओ आज इस गुलदस्ते को हम बचाए रखें। और श्रोताओं, जम्मू के एक लेखक रजनीश कुमार गुप्ता द्वारा लिखित हिंदी नाटक संग्रह की एक पुस्तक तांडव का विमोचन हुआ। अपनी इस पुस्तक के बारे में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए उन्होंने बताया, ये 5 प्लेज हैं। तांडव, एक पन्ना गुमनाम, शाशानी, एक धूप सफेदी और गुमशुदा संत की तलाश। अगर संक्षेप में बोलें तो ये 5 जो प्लेज हैं ये मानवता के ऊपर आधारित। जीवन जो जीने के गुर है वो लिटरेचर ही सिखाएगा, तो लिटरेचर से जुड़ते रहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, किताबें ही आपका सबसे अच्छा मित्र होती हैं। तो लिटरेचर से आप किनारा कशी ना कीजिए। जम्मू में थिएटर काफी फल फूल रहा है, ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि थिएटर के प्रति लोगों का नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो ग्रुप्स हैं उनमें ही इतना कंपटीशन आ गया है। जो आज के नए नए बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट है, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए इवन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में उनके लिए बाकायदा जो मास कम्युनिकेशन है, जो थिएटर का एक अलग से डिपार्टमेंट खोलना चाहिए। उनको इस फील्ड में फलने फूलने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो थिएटर से भी एक जो हमारी पर्सनैलिटी है ग्रो होती है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। तो सुनारते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है।